हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यानी पीआईएल में मैं आप लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है, उसमें कितने जजेस होते हैं, कॉम्पोजिशन कैसा होता है, इसके ऊपर तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है। लेकिन आज हम लोग जजमेंट पढ़ेंगे कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अगर कोई जजमेंट लिया है तो जजमेंट किस तरह से ले रहा है, उसका इन्फोर्समेंट क्या होता है, इसके बारे में समझना है। तो स्टार्ट करते हैं जजमेंट ऑफ द कोर्ट से। तो पहली चीज तो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो फंक्शन ये है कि जो भी डिस्प्यूट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष आता है, उसके सामने जो भी डिस्प्यूट आता है वो उसको रिजॉल्व करे, यानी वो उसको सॉल्व कर दे। अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये कहता है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अगर कोई भी डिसीजन ले लिया है तो वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जिन दो पार्टीज के बीच में जो केस चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों पार्टीज को ही वो डिसीजन बाउंड करेगा। यानी अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे कुलभूषण जाधव को लेके जो मैटर चल रहा था, तो उसका जो डिसीजन आया वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज इस केस की पार्टीज है, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों कंट्रीज के ऊपर अप्लाई होगा। तो आर्टिकल 59 क्या कहता है ऑफ द स्टेट्यूट, क्या कहता है कि इट इज बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस ओनली। सिर्फ और सिर्फ उस जो पर्टिकुलर केस है, जो दो पार्टीज हैं, सिर्फ और सिर्फ आईसीजे का डिसीजन उन दोनों पार्टीज को ही बाउंड करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह भी मतलब हुआ दैट इट डज नॉट क्रिएट एनी प्रेसिडेंट फॉर द सब्सिक्वेंट केसेस। यानी जितने भी आने वाले केसेस हैं अब आपके सामने, आगे फर्दर इन फ्यूचर जितने भी केसेस आएंगे, उन केसेस के लिए ये कोई प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत, कि यहां पे जो डिसीजन लिया गया है वही डिसीजन जो है उसी बेसिस पे आगे लिया जाएगा, उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन क्या ऐसा होता है बेटा? यहां पे साफ साफ कह दिया गया है द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज बाइंडिंग टू द कंटेस्टिंग पार्टीज ओनली एंड इट डज नॉट क्रिएट एनी प्रेसिडेंस फॉर द सब्सिक्वेंट केसेस। यानी कि आने वाले केसेस के ऊपर किसी भी तरह से ये एज अ प्रिंसिपल अप्लाई, एज अ प्रेसिडेंस अप्लाई नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट्स टू अंडर एस्टिमेट द डिसीजन, टू इग्नोर द अर्लियर डिसीजन। यानी कि अभी तक भले ही मैंने कहा आप लोगों से कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भी डिसीजन है वो दोनों पार्टीज को ही बाउंड करेगा, कोई प्रिंसिपल, कोई प्रेसिडेंट कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। लेकिन क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने पुराने डिसीजंस को इग्नोर कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। यानी कि आगे भी जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने कोई मैटर आता है तो हाँ, वो पुराने जो केस है उसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकती है। आर्टिकल 60 हमारे सामने क्या कहता है? आर्टिकल 60 कहता है दैट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज फाइनल एंड विदाउट अपील। तो बेटा स्टेट्यूट ऑफ आईसीजे का ध्यान से समझिएगा, स्टेट्यूट ऑफ आईसीजे का, यूएन चार्टर का नहीं, स्टेट्यूट ऑफ आईसीजे का आर्टिकल नंबर 60 हमसे कहता है कि कोर्ट ने जो भी जजमेंट लिया है वो जजमेंट पूरी तरह से फाइनल होगा और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती है। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजन, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन स्टेट्यूट ऑफ आईसीजे का ही आर्टिकल नंबर 56 का पैराग्राफ नंबर 1 हमसे क्या कहता है? ध्यान से समझिए, आर्टिकल 56 पैरा 1। तो आर्टिकल 56 का पैरा 1 हमसे कहता है कि जो भी जजमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है, भले ही वो फाइनल है, भले ही उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई जजमेंट आईसीजे ने लिया है तो उसके पीछे जो रीजन है, उस डिसीजन के पीछे जो भी वजह है, वो वजह भी लिखनी होगी। ठीक है, तो क्या पॉइंट क्लियर हुआ? जजमेंट फाइनल, नो अपील, और प्लस रीजन भी बताइए कि ये डिसीजन आपने क्यों लिया है। ठीक है बेटा, अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आर्टिकल 56 ही है स्टेट्यूट ऑफ आईसीजे का, लेकिन उसका पैरा 2 हमें पढ़ना है। उसमें लिखा है दैट इट शैल आल्सो कंटेन द नेम ऑफ द जजेस हु हैव टेकन पार्ट इन द डिसीजन, कि जो निर्णय हुआ है, जो डिसीजन हुआ है,
उस निर्णय में, उस डिसीजन में जितने भी जजेस इन्वॉल्व थे उन सभी जजेस का नाम भी स्टेट करिए, उन सभी जजेस का नाम भी आपको लिखना होगा। आर्टिकल नंबर 56 का पैरा 2 कहता है कि जितने भी जजेस इन्वॉल्व थे डिसीजन में उन सभी जजेस का नाम आपको लिखना होगा। याद करिए बेटा, जजेस की टोटल संख्या कितनी है आईसीजे में? 15। और कोरम कितना है बेटा? मैंने बताया था आप लोगों को 9 जजेस का कोरम होता है बेटा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इस चीज को आगे समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो रीजन बताना होगा, प्लस ये जो जजमेंट है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के ऊपर प्रेसिडेंट की साइन भी होनी चाहिए। प्रेसिडेंट की साइन होनी चाहिए प्लस रजिस्ट्रार की भी साइन होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या कहा आप लोगों को, जजमेंट में वजह बताइए और उस जजमेंट पे रजिस्ट्रार जो है कोर्ट का उसकी भी साइन चाहिए और जो कोर्ट का प्रेसिडेंट है उसकी भी साइन चाहिए। इन दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए। और यहां तक कि आर्टिकल 58 स्टेट्यूट ऑफ आईसीजे ये हमसे क्या डिमांड करता है, ये भी डिमांड करता है कि जो भी डिसीजन लिया है आपने, स्टेट्यूट ऑफ द आईसीजे ने जो भी डिसीजन लिया है उस पूरे डिसीजन को ओपन कोर्ट में रीड किया जाए। जी हाँ बेटा, आर्टिकल 58 क्या कहता है? दैट द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल बी रेड इन द ओपन कोर्ट। पूरे के पूरे ओपन कोर्ट में उस डिसीजन को आपको रीड करना होगा। उस डिसीजन, उस जजमेंट पे प्रेसिडेंट का साइन होगा, रजिस्ट्रार का भी साइन होगा। ये डिसीजन फाइनल होगा, कोई अपील नहीं होगी। रीजन भी बताएंगे कि क्यों लिया है डिसीजन, और जितने भी जजेस थे उन सबके नाम भी यहाँ पे लिखने होंगे। और क्या बेटा ये डिसीजन कोई प्रेसिडेंट क्रिएट करता है? तो इसका जवाब है नहीं करता है। लेकिन क्या हम इस जजमेंट को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसको आगे चल समझते हैं। तो बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कोई डिसीजन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ले लिया तो उसके खिलाफ अपील तो हो नहीं सकती, फाइनल भी होता है। तो अब क्या किया जा सकता है? एक चीज की जा सकती है बेटा, जो दो पार्टीज होती हैं अगर वो पार्टीज चाहें तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, वो लोग रिक्वेस्ट करें कि भाई जो इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट करिए, यानी जो जजमेंट आपने दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है पार्टीज के द्वारा कि जो आपने डिसीजन लिया है आप उसको इंटरप्रेट कर दीजिए। बस इंटरप्रेट यानी उसका मतलब समझाइए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, उसका मीनिंग, उसका स्कोप, मीनिंग यानी उस जजमेंट का मतलब, स्कोप यानी उस जजमेंट का दायरा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये रिक्वेस्ट आप करेंगे आर्टिकल 98 का ब्रैकेट 2 रूल्स ऑफ द कोर्ट। ध्यान रखिएगा बेटा, यूएन में एक यूएन चार्टर होता है, आईसीजे को लेके एक स्टेट्यूट ऑफ आईसीजे होता है, प्लस एक रूल्स ऑफ द कोर्ट भी होता है। तो रूल्स ऑफ द कोर्ट के आर्टिकल नंबर 98 के सेकंड के अंतर्गत जो है रिक्वेस्ट की जा सकती है पार्टीज के द्वारा दैट प्लीज you can say there should be a request for the interpretation of the judgment of the International Court of Justice। कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो भी डिसीजन लिया है उस डिसीजन की क्या किया जा सकता है बेटा यहाँ पे? इंटरप्रिटेशन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा इन्फोर्समेंट ऑफ द जजमेंट के बारे में। सबसे पहले तो इन्फोर्समेंट ऑफ द जजमेंट को समझने से पहले ये समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो भी जजमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है उस जजमेंट को क्या करना? एनफोर्स करवाना, उस जजमेंट को लागू करवाना, अप्लाई करवाना। क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिया गया डिसीजन क्या वो पार्टीज को बाउंड करता है या पार्टीज को बाउंड नहीं करता है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज तो बेटा सबसे पहले हमें पढ़ना होगा यूएन चार्टर का आर्टिकल नंबर 94 का पैराग्राफ नंबर 1। सुनिएगा बेटा ध्यान से, यूएन चार्टर का आर्टिकल नंबर 94 का पैरा नंबर 1। तो 94 का पैरा 1 क्या कहता है बेटा? ये कहता है हमसे कि ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन अकॉर्डेंस विथ 94 पैरा 1। तो 94 का पैरा 1 सीधा सीधा ये कह रहा है कि जितने भी स्टेट्स यूएन के मेंबर्स हैं वो सब लोगों को अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई भी डिसीजन लिया है तो उसे कंप्लाई करना होगा, आपको उसे मानना है। लेकिन
क्या ऐसा होता है बेटा? तो इसका जवाब जैसे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट सेकंड लाइन में कि ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है। यानी 94 के पैरा 1 में यूएन चार्टर में ये तो लिख दिया आपने कि डिसीजन अगर कोई आया है तो सभी यूएन के मेंबर्स को मानना होगा, फॉलो भी करना चाहिए, लेकिन क्या इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई एक्शन लिया जा सकता है? मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं, अगर भारत और चीन के बीच कोई विवाद हुआ, आईसीजे ने कोई डिसीजन लिया, तो 94 के पैरा 1 के अंतर्गत भारत और चीन दोनों को उस डिसीजन को मानना होगा। लेकिन अगर चीन नहीं मानता है तो क्या जबरदस्ती ऐसा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्या लिखा है? द स्टैट्यूट डज नॉट कंटेन अ प्रोविजन गारंटीइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। कहीं पे भी स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है कि उसके डिसीजन को जो है आपको मानना होगा। प्लस एक और चीज, नहीं मानेंगे कोई स्टेट, ठीक है, अगर कोई स्टेट नहीं मानना चाहता है तो ना माने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे कही गई है कि कोई भी स्टेट ये दलील नहीं दे सकता, कोई भी कंट्री ये दलील तो बिल्कुल नहीं दे सकता कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो भी जजमेंट सुनाया है वो जजमेंट उस कंट्री का जो अपना डोमेस्टिक लॉ होता है उसके अगेंस्ट में है, इसलिए वो कंट्री उसे फॉलो नहीं कर रहा है। यानी भारत और चीन अगर आईसीजे के डिसीजन को नहीं मानते हैं तो ठीक है, जबरदस्ती एग्जीक्यूट नहीं हो सकता वो डिसीजन, लेकिन चीन या भारत कभी ये नहीं कह सकते कि भारत के कानून के विरुद्ध है ये डिसीजन, या चीन ये नहीं कह सकता कि हमारा जो डोमेस्टिक लॉ है, हमारा जो अपना कानून है, ये डिसीजन तो उसके खिलाफ है। ऐसी दलील आप नहीं दे सकते। लेकिन प्रश्न अब ये है कि अगर भारत और चीन का ही मैटर है, अगर चीन ने उस डिसीजन को मानने से मना कर दिया तो भारत क्या करेगा? 94 का 1 तो भाई कह रहा है कि भाई फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं किया। एग्जीक्यूट करवाने के लिए तो जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हो, तो अब भारत के पास क्या ऑप्शन है? तो बेटा इसका जवाब सिंपल सा है, भारत के पास एक ऑप्शन है कि भारत जो है वो इस मैटर को ले जाए सिक्योरिटी काउंसिल के पास। मैंने क्या कहा? यूएन का ही एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, यूएन का राइट हैंड आप कह सकते हो, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। भारत का अपना पूरा मैटर लेके जा सकता है सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ। कि यहां साफ साफ लिखा है, जैसे आप पढ़ पा रहे होंगे, if any party to a case before the court fails to perform its obligation under the judgment, the other party may bring the matter before the Security Council। और ये कहाँ दिया है? आर्टिकल 94 पैरा 2 ऑफ द यूएन चार्टर। तो आर्टिकल 94 के पैरा 2 के अंतर्गत भारत जो है ये पूरा मैटर ले जाएगा किसके सामने? सिक्योरिटी काउंसिल के सामने। और सिक्योरिटी काउंसिल फिर क्या करेगी बेटा? वो अपनी तरफ से, हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल दो चीज कर सकती है, साफ साफ लिखा है, रिकमेंडेशन और डिसाइड अपॉन द मेजर, दोनों के बीच अंतर है बेटा। देखिए, या तो रिकमेंडेशन करेगी सिक्योरिटी काउंसिल, रिकमेंड करना, अपनी तरफ से कुछ रिकमेंड कर देना, सलाह देना, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल दूसरा क्या कर सकती है बेटा? डिसाइड अपॉन द मेजर्स टू बी टेकन, यानी कि कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि आईसीजे के जजमेंट को इफेक्टिव बनाया जा सके। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप लोग ध्यान से समझना। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन को अगर कोई कंट्री नहीं मानता है, कोई स्टेट नहीं मानता है, तो अदर पार्टी के पास एक ही ऑप्शन है, अपील तो कर नहीं सकता, फाइनल होता है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल के पास अपनी बात रख सकता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बेटा? यूएन चार्टर के आर्टिकल नंबर 94 के पैरा नंबर 2 के अंतर्गत। और अगली बात, क्या पावर है सिक्योरिटी काउंसिल के पास बेटा? दो तरह के पावर, एक या तो रिकमेंडेशन कर दे, या दूसरा अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स ले ले, मेजर्स ले ले कि भाई किस तरह से इस जजमेंट को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका कि क्या किया जा सकता है। ओके, तो यहां आप सिक्योरिटी काउंसिल के पास दो ऑप्शन है। लेकिन बेटा एक और चीज ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो साफ साफ लिखा है आपको, द सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने अंडरलाइन भी किया, द सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट बाउंड टू कंफर्म विद द जजमेंट ऑफ द कोर्ट विच द पार्टी कंसर्न डिड नॉट कंप्लाई। यानी भारत और चीन का मैटर ही हम लोग लेके चलेंगे बेटा। यानी चीन ने क्या किया? चीन ने उस डिसीजन को तो माना नहीं है, ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास हम गए। तो अब यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिक्योरिटी काउंसिल जब अपनी तरफ से बात रखेगा चीन के सामने, तो जरूरी नहीं है
कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो डिसीजन लिया है वही डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल उसी तरह से अपनी बात रखे। ये जरूरी नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल अपनी तरफ से भी कुछ बातें रख सकता है चीन के सामने उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोग को अभी समझ में नहीं आया बेटा तो ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आईसीजे का डिसीजन भारत और चीन के बीच है। आईसीजे ने डिसीजन लिया, चीन ने उसको नहीं माना। भारत गया कहां? सिक्योरिटी काउंसिल के सामने गया। ठीक, यहां तक क्लियर। लेकिन जब सिक्योरिटी काउंसिल बात रखेगा किसके सामने? चीन के सामने। जाहिर सी बात है चीन मान नहीं रहा है तो उसके सामने ही बात रखनी पड़ेगी। तो चीन के सामने जब भारत अपनी बात रखेगा, सिक्योरिटी काउंसिल अपनी बात रखेगा, तो जो आईसीजे का जो जजमेंट होगा ना, उस जजमेंट को नहीं रखना है सिक्योरिटी काउंसिल को। सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो उससे अलग भी कुछ बात रख सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीजे का जजमेंट तो वैसे भी चीन ने नहीं माना है, तो कुछ और ही बात रखनी पड़ेगी। यानी बाउंड नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल कि वही जजमेंट हो उसी हिसाब से बात करें। नो, ठीक है बेटा, तो ये हो गया। लेकिन आप लोग की ये बात तो समझ में आ गई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन फाइनल है, अपील नहीं हो सकती। क्या कोई और ऑप्शन है? तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकते हैं बस। लेकिन क्या सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाने से बात बनेगी? आप लोग बताइए मुझे, क्यों? इसमें भी एक बहुत बड़ा लूप होल है बेटा। मान लीजिए भारत और चीन का ही मैटर लेके चलना है हमको, तो ठीक, भारत और चीन के बीच का ही विवाद है, ठीक है। अब चीन ने आईसीजे का डिसीजन माना नहीं, लेकिन जब सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन लेना चाहेगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है चीन। तो क्या सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक्शन ले पाएगी 94 के 2 के अंतर्गत? आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि चीन है उसका पार्ट, चीन खुद परमानेंट मेंबर है। चीन वीटो पावर का एक्सरसाइज करेगा और उसका कुछ नहीं होगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास हम चले गए, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल भी क्या कर सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में भी तो चीन है एज अ परमानेंट मेंबर। वो वीटो पावर का एक्सरसाइज करेगा, वीटो पावर का यूज करेगा और सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक्शन भी नहीं ले पाएगा। तो इसको लेके हाँ आप ये कह सकते हो कि अब बहुत आवश्यकता आ गई है, बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन को इफेक्टिव बनाने के लिए कोई बहुत अच्छे से प्रोविजन लाए जाएं ताकि उन डिसीजंस को इन्फोर्स किया जा सके, ठीक है। क्योंकि आईसीजे के डिसीजन कई कंट्रीज नहीं मानते हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल का भी आप समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी ऐसा ही हो जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाओ तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है।